कब्रिस्तान में पंचायत। यह शीर्षक कुछ चौंका देने वाला लग सकता है, पर मेरी मजबूरी है कि जिस घटना का बयान करने जा रहा हूँ उसके लिए इसके सिवा कोई शीर्षक हो ही नहीं सकता। कब्रिस्तान वह जगह है जहाँ सारी पंचायतें खत्म हो जाती हैं। मुझे याद आता है कि रूसी कवित्री अन्ना अखमातोवा की एक युद्धकालीन कविता में बमबारी से ध्वस्त पिट्सबर्ग, जो कि तब लेनिनग्राद कहलाता था, उसके बारे में एक तिलमिला देने वाली टिप्पणी है जिसमें वे कहती हैं, इस समय शहर में अगर कहीं कोई ताजगी है तो सिर्फ कब्रिस्तान की उस मिट्टी में जो अभी अभी खोदी गई है। शब्द मुझे ठीक ठीक याद नहीं, पर आशय यही है। कब्रिस्तान पर बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं, पर अन्ना अखमातोवा की यह एक पंक्ति शायद सब पर भारी पड़ती है। कब्रिस्तान का जो पक्ष मुझे सबसे दिलचस्प लगता है वह यह कि कई बार मृतकों के घर के आजू बाजू जिंदा लोगों के भी घर होते हैं। जीवन और मृत्यु का यह विलक्षण सह अस्तित्व सिर्फ एक कब्रिस्तान में ही दिखाई पड़ता है, जहां एक ओर नया गड्ढा खोदा जा रहा है तो दूसरी ओर बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। मेरे अपने गांव में मुसलमान परिवारों की संख्या ज़्यादा नहीं है। सन 47 से पहले कुछ अधिक परिवार थे, पर उसके बाद उनकी संख्या क्रमशः कम होती गई। वे कहाँ गए इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अब सिर्फ 3-4 परिवार रह गए हैं और उनका एक छोटा सा कब्रिस्तान है जो गांव के एक सिरे पर है। मुझे याद नहीं कि आधुनिक सुविधाओं से वंचित उस छोटे से गांव में कभी कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ हो। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि कब्रिस्तान की भूमि थोड़ी पहले से सिकुड़ गई है, जिसे चारों ओर से बांस और नागफनी के जंगल ने ढक लिया है। शायद यही कारण है कि वह छोड़ी हुई भूमि आबादी का हिस्सा बनने से बच गई। पर सभी जगह ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि कब्रिस्तान की भूमि को लेकर छोटे मोटे तनाव अक्सर होते रहे हैं। कई बार इसकी दुर्भाग्यपूर्ण परिणतियां भी देखी गई हैं। एक ऐसे ही अवसर पर होने वाले पंचायत में मुझे शामिल होना पड़ा था, जिसकी स्मृति मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियों में से एक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से टाउन में मैं प्रचार्य पद पर काम करता था, उसके आसपास के गांव में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी थी। पर कुल मिलाकर बुद्ध की स्मृति की छाया में पलने वाला वह जनपद सांप्रदायिक सौहार्द के लिहाज से काफी शांत रहा है और किसी हद तक आज भी है। पर एक बार एक कस्बा नुमा गांव में, जहां दोनों संप्रदायों की आबादी लगभग बराबर थी, एक छोटी सी घटना घट गई। वो होली के आसपास का समय था, जब हवा में पकी हुई फसल की एक हल्की सी गंध घुली रहती है। पर तनाव की प्रकृति शायद यह होती है कि वो कभी भी कहीं भी पैदा हो सकता है, फिर वह कब्रिस्तान की बंजर भूमि ही क्यों ना हो। अचानक यह खबर फैली कि उस गांव में दंगा हो गया है और आशंका थी कि वह पूरे इलाके में आग की लिपट की तरह फैल न जाए। जिला अधिकारी ने समय रहते पूरे पुलिस बल के साथ हस्तक्षेप किया और फसाद थम गया। पर सिर्फ वह थमा था, खत्म नहीं हुआ था। फिर जिलाधिकारी की पहल पर ही इलाके के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया गया, जिसमें महाविद्यालय का प्रिंसिपल होने के नाते मैं भी शामिल था। फिर पूरी टोली को उस स्थान पर ले जाया गया जहां से दंगा शुरू हुआ था। वह कब्रिस्तान की जमीन थी जिसके एक किनारे पर 2-4 घर बने हुए थे और मवेशियों के लिए कुछ दो चारे भी। वहां दोनों समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोग बुलाए गए और तय हुआ कि समस्या का समाधान पंचायत के द्वारा निकाला जाएगा। जिलाधिकारी ने घोषित किया कि दोनों पक्ष के लोग एक एक पंच मनोनीत करेंगे और दोनों मिलकर जो फैसला करेंगे वह दोनों ही समुदायों को मान्य होगा। बहुसंख्यक समुदाय ने पहले निर्णय किया और फिर मुझे बताया गया कि वहां से मेरे नाम का प्रस्ताव किया गया है।
अल्पसंख्यक समुदाय के निर्णय में थोड़ा समय लगा, पर अंततः उन्होंने भी एक फैसला कर लिया और उसे एक चिट पर लिखकर जिला अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने चिट को खोला और फिर मेरी ओर बढ़े, बोले, अद्भुत निर्णय है,